बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ज्वाइन किया है दानियल अजीज साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, बड़े मुश्किल वक्त भी इन्होंने देखे हैं और अपनों ने जिस तरह इनके साथ सलूक किया वो भी सामने है, ना सिर्फ इनके साथ बल्कि इनके पूरे खानदान के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनकी अहलिया के साथ, इनके करीबी लोगों के साथ, उनके घर पे छापे मारे गए, जबकि मुस्लिम लीग के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। दानियल अजीज साहब, ये फरमाइए सबसे पहले तो कि इस वक्त जो मौजूदा माहौल बन गया है, अभी शायद आपकी नजर से गुजरी गई होगी खबर के पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कह दिया गया जी हम हुकूमत में साथियों काबीना में नहीं होंगे लेकिन हम नून लीग को आगे करेंगे। तो ये अब नून लीग का बन क्या रहा है? क्या उनके पास सही एडवाइजर नहीं है? इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि वो एक तो बंद गली में फंस गए हैं, यानी सारा कुछ पीपल्स पार्टी ले जाएगी, सेनेट भी और भी। तो जो हालात हैं, एक इकलियत में होती हुई एक हुकूमत कैसे वो चला सकेगी निजाम को? मुझे प्रॉब्लम उसामा साहब कुछ और है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जमात को हुकूमत सौंपते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बड़े ही नाजुक नहज पे पहुंची हुई है। पाकिस्तान की मईशत जून में अगर हमने IMF का प्रोग्राम ना रिजॉल्व किया तो हम दोबारा डिफॉल्ट की तरफ गमजन हो रहे हैं। और इन हालात में किसी भी हुकूमत ने, किसी भी जमात ने अभी तक किसी किस्म का कोई प्लान वाजे नहीं किया है कि ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है इनकी इकोनॉमी के बारे में और किस तरह से हमने आगे चलना है। अगर इस इकोनॉमी के जो अभी आपके प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं, इनके जरिए आप समझते हैं कि इनको ये डॉलर खाने वाली मशीन को आप डॉलर दे देंगे और आपको ग्रोथ मिल जाएगी, तो वो डॉलर तो हमारे पास आमदनी नहीं है। तो अगर वक्ती तौर पे कुछ चीजें बेच के आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सासे बेच के आप गुजारा कर लेंगे, तो ये एक डंग टपाओ पॉलिसी है। तो बुनियादी तौर पर आपको एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान चाहिए ताकि पाकिस्तान एक सस्टेनेबल बेसिस पे इकोनॉमी को ग्रोथ दे और महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करें। मुझे किसी भी जमात में अभी तक इस तरह की कोई गुफ्तगू नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो अहम सतून है जिसमें एक FBR है और एक आपका एनर्जी सेक्टर है, अगर इनको फौरी तौर पर से रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए से हल ना किया गया तो ये अकेले अकेले ही काफी है पाकिस्तान को डुबोने के लिए। और अगर FBR से हमारा रेवेन्यू इकट्ठा ना हो सका, अभी हम कोई 9% पे है टैक्स टू GDP रेशो, इसको बातें हो रही हैं कि 17% पे 20% पे ले जाना है, लेकिन जब तक ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लेंगे, इंसेंटिव्स अप्रोच नहीं लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। FBR के बहुत रिफॉर्म्स हमने देखे हैं लेकिन उनमें से कुछ सैर हासिल सामने नहीं आया। तो ये मेरी गुजारिश है। ये जो भी कुछ हो रहा है ये वक्ती तौर पे आपको नजर आ रहा है। अगर तो ये सिर्फ पंचर लगाना है, टायर नहीं बदलना, तो फिर इससे कुछ भी नहीं बनना। तो दानियल साहब, ये जो इलेक्शंस जिस तरह से हुए हैं, इसके साथ ये सारे काम हो सकेंगे? ये जो इस्तेहकाम आना चाहिए, एक सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर ये डिसीजन हो सकेंगे, माशी इस्तेहकाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो इलेक्शंस की सूरत हाल हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मीडिया ने बड़ा घिनौना मजाक किया है अवाम के साथ कि जी सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के जरिए आएगा और अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो समहाउ किसी जादू के तहत या किसी जादू की छड़ी के तहत मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुआशी इस्तेहकाम तभी आना है जब आपके पास एक पुख्ता, मजबूत, वेल थॉट आउट, वेल फ्रेम्ड प्रोफेशनल प्लान हो कि आपने करना क्या है। तो वो तो अभी तक सामने नहीं आया। तो सियासी इस्तेहकाम का हाल भी आपने देख लिया है। तो मेरे तो ख्याल में दोनों काउंट्स पे पाकिस्तान जो है वो मुस्तकबिल जो है इतना कोई रोशन नहीं नजर आ रहा, खास तौर पे जब अवाम को महंगाई के बोझ तले डुबाया जा रहा है बुरी तरह से और बेरोजगारी अरूज पे है। तो जब तक ये दोनों हालात बरकरार रहेंगे और सियासी इस्तेहकाम जो है उसके जरिए से ये समझा जाएगा कि समहाउ किसी काली टोपी में से सफेद खरगोश निकाल लेना है कि ये लें जी मुआशी इस्तेहकाम आ गया, ऐसे नहीं होना। और जो आगे आपको IMF के साथ नेगोशिएशंस करने जा रहे हैं आप, जो कि आपको मार्च में हर हाल में करनी पड़ेंगी, तो उसमें जो है पाकिस्तान की असल सूरत हाल, असल चेहरा जो है पाकिस्तान की मईशत का कि वो कितने बुरे हालात में है, वो आपको सामने आ जाएगा। मगर अभी इलेक्शंस का क्या होगा? ये तो आप जो बातें कर रहे हैं दुरुस्त है, मगर ये तो कोई तब सोचेगा जब ये इलेक्शन के सारे मामले से निकलेगा। अब तो नून लीग भी कह रही है जी खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हो गई है, PTI कह रही है जी पंजाब और वफाक में हुई है। ये इलेक्शन सेटल नहीं होने हैं जी, ये साथ साथ लिम्प अलोंग करना पड़ेगा। जो कुछ हमारी जो इंतजामिया वो कर चुकी है, ये जख्म जो है ये तो सालों साल हल होने वाले नहीं है। क्योंकि जिस कदर इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन में एक आप कह सकते हैं दहशतगर्दी फैलाई है, पुलिस के जरिए, इंतजामिया के जरिए लोगों के पेट्रोल पंप सील कर दिए हैं जो सपोर्टर थे, लोगों के जो है चालान कर दिए 50-50 हजार के, शादी घर सील कर दिए हैं।
प्राइवेट अस्पताल सील कर दिए हैं, यहाँ तक जो है प्राइवेट स्कूल्स को जो है ना धमकियां दी गई हैं कि हम आपको बंद कर देंगे। और जहां भी हम जाते थे वहां पर कुर्सियां उठा ली जाती थी, बंदूक की नोक पे लोगों को वहां से भगा दिया जाता था। और जो वो हमारे मेजबान थे, रात के वक्त 3 बजे सुबह उनके घरों में दीवारें फैला के छापे मारे जाते थे पुलिस के जरिए बावर्दी, और उनके दरवाजे तोड़े जाते थे, ताले तोड़े जाते थे, उसमें घर में जो महंगा सामान था, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, उसको तोड़ा जाता था। और बड़े डायर कॉन्सिक्वेंसेस का जो है धमकियां दी जाती कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। इवन इलेक्शन डे पे, इलेक्शन से जी। एक दिन पहले रिटर्निंग अफसर तब्दील कर दिया गया विदाउट एनी राइम और रीजन। वो बाद में पता चला कि जो मौजूदा रिटर्निंग अफसर साहब थे, उन्होंने इनकार कर दिया था इनका गंदा काम करने से। और उनके आते साथ ही फिर 145 147 प्रिजाइडिंग अफसर बदल दिए गए, क्योंकि वो तैयार नहीं थे ये इनका गंदा काम करने के लिए। और उसके बाद जो है इलेक्शन डे के ऊपर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मेरी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इस पूरे इलेक्शन में दिन रात इन्होंने एक करके जो है ना गदर मचा दिया यहाँ पर लोकली। और जितने भी नोबिलिटी है, जो नोटेबल्स है लोकल, उनको थाने में बुला के संगीन जो नताइज का धमकियां दे के कि जी आप दानियाल साहब को छोड़ें। जो इंडिपेंडेंट एमपी के कैंडिडेट से जो मेरे साथ थे, उन सारों को कहा गया कि आप अपना पोस्टर नहीं छिपा सकते, इनके साथ कोई आपने अकट्स नहीं करना, किसी जलसे में नहीं नजर आना चाहिए इनके साथ। मतलब इस तरह से तो इन्होंने सारे इलेक्शन को जो है ना उलट पुलट कर दिया। और फिर भी इस सारे को करके भी जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि रात 3-4 बजे तक जो है मैं फर्स्ट पोजीशन में था, जबकि सेकंड पोजीशन जो है ये नून लीग और पीटीआई का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपस में बांट रहे थे। कभी वो आ जाते थे, कभी ये आ जाते थे, लेकिन मैं क्लियर मतलब हजारों की 15-16 हजार 17 हजार की लीड से मैं जा रहा था बरकरार। और जैसे जैसे वोट बढ़ रहे थे तो ये साफ नजर आ रहा था। उसके बाद ये सारा कुछ बंद किया गया, मेरी वाइफ, मुझे, मेरे बेटे को अरेस्ट किया गया और फिर उन्होंने अपनी मर्जी की। और वहां पर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो निकले रोते हुए, लेडी प्रिजाइडिंग अफसर और मेल प्रिजाइडिंग अफसर, कि एक कमरा नंबर 4 था वहां पर, जहां पर अगर वो दस्तखत करने से इनकार कर देते थे ब्लैंक फॉर्म 45 पे, तो फिर उनको बोलते थे आप उस कमरे में जाओ। वहां पर बकायदा उनको डराया धमकाया जाता था, तशद्दुद भी किया उन्होंने कईयों के साथ। वहां से रोते हुए निकले हैं लोग। फाइनली रिटर्निंग अफसर साहब रो पड़े। तो ये तो यहाँ अब पर क्या, और फिर साहब अब तो कई। एक जी मिनट, जी जी। और फिर क्या हुआ कि जो ये अभी हफ्ता इतवार गुजरा है, चूंकि रिजल्ट तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, मुझे तब तक गिरफ्तार रखे उन्होंने जब तक फॉर्म 47 नहीं आया, ताकि मैं रिकाउंटिंग की दरखास्त में पर्सनली हाजिर ही ना हो सकूं। और फिर उन्होंने कह दिया कि आप पर्सनली हाजिर नहीं हुए, इसलिए आपकी रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। और फिर हफ्ता इतवार रात को 4:30 बजे तक जो ना अहमद इकबाल साहब भी रिपोर्टेडली वहां पर थे, इन्होंने थैले खोल के तो वो सारी वोटिंग चेंज किया फिर, ताकि जो रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया है उसमें जो थैलों में उसके बराबर हो। अब ये जो आपके इलाके से आपको तो दबाकर ये फतह किसके नसीब में डाल दी गई है, और क्या आप दोबारा नून लीग की तरफ जाएंगे? अभी भी हिस्सा हैं, आपको बकायदा निकाला नहीं गया, तो ये आपके साथ ही सलूक क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आजाद जीतकर फिर नून लीग में चले गए, या सीट डिसमेंट हुई थी फिर भी वो आजाद लड़े हैं नून लीग की तरफ से। ये आपके ऊपर ये इतनी मुसीबत क्यों डाली गई, जबकि आप देख लीजिए अभी जहांगीर तरीन साहब, उनके मुकाबले पे नून लीग का बंदा खड़ा था जहां सीट रिप्लेसमेंट हुई थी। तो आप पर इतना ज्यादा ये क्यों सारा किया गया? मुझे इसलिए किया गया जी क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी से ये वाकिफ है, मेरी स्ट्रेंथ की वजह से मुझे ये एलिमिनेट किया गया है, ना कि मेरी वीकनेसेस की वजह से। क्योंकि मेरा पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा किरदार है, जो कि पाकिस्तान को इस वक्त भी शदीद ज़रूरत है ऐसी सोच की और ऐसे तजर्बे की, जिसमें मैंने पाकिस्तान में जो पुलिस एक्ट है वो नया बनाया, पाकिस्तान में नया लोकल गवर्नमेंट निज़ाम इंट्रोड्यूस किया, पाकिस्तान में ऑडिट सिस्टम नया बनाया, मैंने पाकिस्तान में जो मालियाती निज़ाम था वो सारा तब्दील किया, जो टैक्सेशन निज़ाम था वो सारा रिफॉर्म किया, और वो सक्सेसफुली किया। और आज तक लोग जो है उस वक्त को, वो जो निज़ाम था उसको याद करते हैं। तो इस तरह का कोई आदमी नहीं है। जो हमारी जमातें हैं अनफॉर्चुनेटली, वो तो टेक्निकल साइड पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। कभी सईद मेहदी है, कभी आहद चीमा है, कभी पीपल्स पार्टी में सलमान फरूकी है, कभी कोई और है। और पीटीआई ने भी अफसोस से जो है वो जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी थे खैबर पख्तूनख्वा के, काफी लंबे कद वाले, उनको जो है ना इन्होंने रखा, तो उन्होंने इनका 100 डेज एजेंडा बनाया था। और ये लोग जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर्स जो सेल था, इम्प्लीमेंटेशन सेल चलाते थे और वहां से सारी एडवाइस करते थे। सियासियों को तो ये करीब ही नहीं आने देता। तो इस तरह से मैं एक अनोखा सियासी हूँ जो कि टेक्निकली इतना साउंड है कि जो ब्यूरोक्रेसी ये लिए फिरते हैं उसको तो मैंने रिफॉर्म किया है। तो इसलिए मेरे जैसा आदमी जो है वो सबको जो है ना आंख में चुभता है। हम्म। अब आपने कहा कि असल मसला जो है वो मईशत का है, बड़े मुश्किल हालात हैं, तो जो भी अब सेटअप आपको नजर आ रहा है, बाज़ाहिर ये लग रहा है कि पीडीएम 2 बनने जा रही है, तो ये संभाल सकेगी?
कोई फर्क नहीं पड़ता जी, आप जो मर्जी बना लें। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैन कौन होगा, मुझे इंटरेस्ट है कि प्लान क्या है। वो जिस दिन बताएंगे फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान का क्या बनना है, क्योंकि अभी तक तो कोई चीज वाजे नहीं हुई है। ये रोड़िया बांटने वाली सियासत की जी, हम सोलर पैनल लगा देंगे, हम 2 महकमे बंद करके इतने अरब रुपए आपको दे देंगे, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ा देंगे, ये सब रोड़ियां बांटने वाली सियासत है। अब पाकिस्तान के पास सख्त नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास तजर्बे का भी टाइम नहीं है, हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। इसलिए हमें एक स्टडी हैंड चाहिए, फर्म हैंड चाहिए, जो प्रोफेशनल हो, जो इकोनॉमिक्स के मतलब तमाम तर चीजों के साथ मुंसलिक हो। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैंने बैचलर्स और मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में किया, 25 साल से मैं पाकिस्तान की मईशत को ही पढ़ रहा हूँ। तो ये मामला जो है चूंकि हासिल नहीं है कहीं पर भी, तो मेरे जैसों को फिर दबाया जाता है। अच्छा, इसमें बड़े बड़े बुर्ज भी उल्टे हैं नून लीग के, राना सनाउल्लाह साहब, मियां जावेद लतीफ और भी बहुत से लोग इस तरह से हारे हैं। आप अब नून लीग की सियासत के बारे में क्या कहेंगे? आप तो उनका हिस्सा रहे हैं, या आप तो रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो सलूक किया उसके बाद तो कोई रास्ता नहीं कहता। लेकिन मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं नून लीग का, अगर इसी तरह चलती रही और ये जो उनकी अभी कारकर्दगी रही है, इस पर क्या कहेंगे इलेक्शन में? मैं आपको मुस्लिम लीग नून का ये कह सकता हूँ कि जो किरली की दुम जब उतर जाती है तो काफी देर तक हिलती रहती है। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपका ख्याल है कि ये अब फड़कते रहेंगे सिर्फ, अब जान नहीं रही? एक तो इनके पास प्लान कोई नहीं है। दूसरा, जो माजी में माशाल्लाह हमने किरदार देखा है जो आईएमएफ के साथ उस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट ने किया, कि वो अपने जो सारा जो निज़ाम था वही उन्होंने ख़त्म कर दिया, और फिर आखिरी दिनों में जाके पाकिस्तान को मतलब कान के करीब से गोली गुजरी, तो आपको एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिल गया जिससे आप अभी तक जिंदा है, मार्च तक कम से कम। तो ये सारी कारकर्दगी हमने देखी है। देखिए, आईएमएफ के साथ ये जो चूहे और बिल्ली का खेल है ना, ये बंद करना पड़ेगा पाकिस्तान को। कि आईएमएफ जैसे यहाँ पर आई भी है कि वो आपकी जो है ना इज्जत छीनना चाह रही है और आपने इज्जत बचानी है। ऐसे नहीं है, आईएमएफ के पास आप खुद जाते हैं, और आप इसलिए जाते हैं क्योंकि साल दर साल आपने अपने मुल्क में तबाही मचाई होती है, जिसमें अगर आगे नागुज़ीर हो जाता है और फिर आपको जाके भीख मांगनी पड़ती है। तो बजाय ये तस्लीम करने के कि हमारी गलतियां जिनकी वजह से ये सारा तमाशा लगा हुआ है, और वो मानने की और आइंदा कसम खाने के कि हम दोबारा ये नहीं करेंगे, उलट ये कहते हैं कि जी आईएमएफ ने महंगाई कर दी, आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने वो कर दिया। वो भाई आईएमएफ इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने साला साल तबाही मचाई है, इसलिए उनको करना पड़ रहा है। तो ये बात कोई नहीं बताता। लेकिन दानिश साहब, अभी तो ये डिस्कस हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, मरीम साहबा वज़ीर आला पंजाब होंगी, और इसहाक डार साहब का ये तो नहीं हो सकता कि उनका कोई रोल ना हो। आप भी जानते हैं मियां साहब को मुझसे बहुत अच्छी तरह, तो इसहाक डार साहब की वजह से ये सारा कुछ खराब हुआ था, लेकिन उनके बगैर तो अब वो तो वही तो थे जिन्होंने टिकटें तकसीम की हैं, जो कि खुद आज तक इलेक्शन, मेरे ख्याल है कभी 27 साल में तो इलेक्शन उन्होंने लड़ा भी कोई नहीं था, उन्होंने फिर टिकटें तकसीम कर उनको हेड लगा दिया था। आप इमरान खान को, शहबाज साहब को और बिलावल साहब को, तीनों को जो है ना को प्राइम मिनिस्टर बना दें। अगर प्लान नहीं है ना तो कुछ भी नहीं बनना इधर। ये जो बात कहते हैं ना कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो कहीं जादू की छड़े की तरह जो है ना मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा, ये नहीं होना। वो कौन से कठिन फैसले हैं जिनकी ये बात करते हैं? कहाँ इनका एफबीआर का रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान? इनको पता ही नहीं है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले सकते हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज बेस ही नहीं है इंस्टीट्यूशनल चेंज इकोनॉमिक्स की। इनको पता ही नहीं है कि अदारे कैसे रिफॉर्म करने हैं। किसके पास तजुर्बा है? जरा बता दे मुझे, एक नाम ले दे। ये जो फिर सर क्या, पीटीआई ये जो अगर पीटीआई है, एक मिनट, ये जो जी, पीटीआई है, इनका अपना जो हीरो था फाइनेंस का और ये सारे इकोनॉमी का, वो तो पहले दिन ही फेल हो गया था, असद उमर साहब। और उसके बाद इन्होंने मांगे के जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर लाए थे और उनसे दरगुजर किया था। एक इन्होंने खुद फारग कर दिया जो शेख साहब थे, तरीन साहब फिर आए, बड़े और वो भी मांगे के थे। और पहले पहले पीपल्स पार्टी ने यही दोनों मांगे के लिए हुए थे, शेख और तरीन। और डार साहब जो है वो आपने खुद ही बता दिया, हमें अभी आपके सामने है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये बेचते क्या हैं? इनकी तो रेडियां खाली हैं। इनको, इनके लिए पाकिस्तान के पास कोई मलम पट्टी नहीं है कि महंगाई कैसे कम करनी है या जो है बेरोजगारी कैसे खत्म करनी है। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इनके मफादात, देखें महंगाई जो है वो होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जाती है तो फिर कोई ना कोई उससे मुस्तफीद हो रहा है। तो इनके जो मफादात हैं वो लिपटे हुए हैं इस महंगाई और बेरोजगारी के साथ। इनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि ये इन चीजों को ठीक करेंगे? ये नहीं कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, अब आप क्या करेंगे? आप भी चैलेंज करेंगे? आपको भी पता है अदालतों का, इलेक्शन कमीशन का, या
आप कहेंगे बस जो हो गया देखें खत्म कि कर। अदालती चाराजोई तो हम लाजमी करेंगे ही, वो तो हमारा राइट है और वो करेंगे हम जो भी हो सका। लेकिन जाहिर बात है ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया इसलिए तो नहीं किया कि ये सुबह मुझे अदालती फैसला पकड़ा दें और ये ले आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इसलिए ये एक सियासी जद्दोजहद है और मेन मेरा मकसद यही है जो मैंने पहले दिन से ऐलान किया, जहाँ से ये सारा कुछ शुरू हुआ, जहाँ पर मेरे हाथ पे मुंह रखना शुरू किया था कि मैंने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो मैं उस जिहाद पे गामजन हूँ। और इसमें जो आगे चल के पाकिस्तान बदल चुका है, इनका ये ख्याल है कि ये जो माजी का पाकिस्तान है ये रहा है। अब ये सोशल मीडिया आ गया, अब ये आपका मीडिया आ गया और टेलीविजन मीडिया आ गया, अब चीजें छुपी नहीं रह सकती। तो मेरे पास अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है, मैं बात कर सकता हूँ और मेरे पास रिसर्च भी है, नॉलेज बेस भी है, मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो अब वक्त आ गया कि मुझे इन चीजों को सामने लाना पड़ेगा आवाम के और उनको फैसला करने दें कि कौन गलत है और कौन सही है। अभी तक तो उनसे इंफॉर्मेशन ही छुपाई हुई है सारी। अच्छा, एक बात वैसे ही भाइयों वाली बात कि अभी हम देख रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, वो भी जिस तरह आप बात कर रहे हैं इस किस्म की बातें हमें नजर आती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को देखें, मिफ्ता इस्माइल को देखें, मोहम्मद जुबैर को देखें, ये सब लोग हैं या कुछ ज्यादातर नून लीग के इस तरह के हैं। तो आप कहीं उनके साथ क्यों नहीं बात करते? वो भी एक नई जमात बनाने का सोच रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि मुझे उनका कोई उनसे वो तो पाकिस्तान को री इमेजिन कर रहे हैं। हम्म। तो मैं तो री इमेजिनिंग से बहुत आगे हूँ, मुझे तो पता है क्या करना है। इसलिए कहने का मकसद ये है कि बातचीत तुम्हारी होती रहती है, हम कॉलीग्स रहे हैं, जाहिर बात है, और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे सारों के साथ ही जिनका आपने नाम लिया है। लेकिन कहने का मकसद ये है जहाँ जहाँ पर सियासी फैसला आता है कि पाकिस्तान की मईशत को हमने महंगाई और बेरोजगारी को ठीक कैसे करना है, यहाँ पर तो मैंने कभी अभी तक सुना नहीं है उनसे कुछ बात कहते हुए। तो फिर जाहिर बात है फिर वो ये बात मुझे अकेला ही करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप नून लीग का यानी अपने हवाले से नून लीग के साथ कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन। नून लीग के साथ तो मैंने आपको बता दिया नून लीग ने जो कर दिया अवाम के साथ। मेरा तो नहीं ख्याल है कि ये जमात इसकी मकबूलियत जो है ये रिवाइव होने के काबिल है और जो आगे नहीं, आप सामने अब इनके साथ। दोबारा नून लीग के साथ चलने को तैयार नहीं है? जी, मैंने नून लीग ने तो सब कुछ तबाह कर दिया और उन्होंने जो जो एहसन इकबाल लाए हैं वो जिसके मेरे जिले में ये हुआ है सारा कुछ, ये तो मेरे से पहले मांगे का लेके गया था लोकल गवर्नमेंट की चेयरमैनशिप अपने बेटे के लिए। इसकी सियासी हैसियत जो हमारे जिले में है वो एक बोने की है और वो ये तस्लीम नहीं करना चाहते, इसीलिए इन्होंने ये सारा पतंगड़ बनाया है। तो वो बहुत जल्दी इनको समझ आ जाएगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर इन जैसों से इन्होंने फैसले करवाने हैं, अव्वल तो ये फैसलों में शामिल ही नहीं है, इनको तो मतलब बाहर ही रखते हैं। लेकिन बहरहाल अगर इनको कोई ओहदा देना है जैसे प्लानिंग है वगैरह जहां पर ये फैसले हो सकते हैं, तो फिर ये इनकी मर्जी है। पहले भी तबाही की, दोबारा तबाही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी साहब, थैंक यू सो मच सर, बड़ी इनायत आपकी।